एक मशहूर सिंगर, हरियाणवी रैपर और अब इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना कदम रखा है। ये लोकसभा प्रत्याशी हैं गुड़गांव से। मिलिए राहुल यादव फाजिलपुरिया से। स्वागत है आपका द प्रिंट में। हमारे साथ द प्रिंट के सीनियर जर्नलिस्ट सुशील मानव जी भी हैं। तो सबसे पहले ये कहानी क्या है आपके नाम के ऊपर, राहुल यादव फाजिलपुरिया? एक्चुअली मेरे गांव का नाम है फाजिलपुर। अच्छा। तो जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो एक आर्टिस्ट नेम चाहिए, स्टेज नेम। तो मेहनत कर रहे थे तो हमने कहा कि गांव का नाम रखें तो इससे ये कि जो गांव के लोग हैं, गांव के युवा हैं, उनको एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी और जो आसपास के गांव है शायद उनको भी मिले। तो वो उसका फ़ायदा हुआ। अब जैसे हमारे आसपास में गांव है सिकंदरपुर, तो उन्होंने सिकंदरपुरिया कर लिया, जिसका चक्करपुरिया कर लिया। जो सोच के रखा था ना वो अच्छा हुआ कि भाई मेरा नाम के साथ साथ मेरे गाँव का भी नाम जाए और पता लगे भाई हरियाणा में कोई फाजिलपुर भी। तो आपको क्या लगा, क्यों पॉलिटिक्स में क्यों आना है अभी? मैं बताना चाहूँगा, वैसे मैं जब से इंडस्ट्री में हूँ, हम समाज सेवा तो करते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी मुद्दे हो, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा रहा हो, उसमें हमने गाने बनाए थे, वहाँ पे जाके हमने धरने पे भी बैठे थे। फिर चाहे अही रेजिमेंट का एक मुद्दा यहाँ पे रहा था कि जो हमारे रेजांगला के अंदर जवान शहीद हुए थे उनके लिए एक रेजिमेंट बनाई जाए, उसमें भी हमने हिस्सा लिया। उसमें हमारे ऊपर केसेस लगा दिए गए, थानों में बंद कर दिया, तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद पुलवामा का अटैक आप लोगों ने सुना होगा, तो उस टाइम पे हमने उनके सम्मान के लिए रैली निकाली, उनके परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए। यूपी के अंदर बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, तो उनके जस्टिस के लिए हमने 1000 लेटर लिखे थे मोदी जी को, यूथ इकट्ठा करके लेटर पोस्ट करे। और जिस दिन पोस्ट करे उसके 2 दिन बाद उनका एनकाउंटर भी हुआ था। तो ये अच्छा हुआ जो मेहनत करी। उसके बाद हमारे इंडस्ट्री के सिद्धू मूसेवाले भाई थे, उनके साथ जो गलत हुआ था उसके लिए आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किए, मीडिया में आए, सामने जाके बोला, तो उसमें भी कुछ नहीं, उसमें भी धमकियाँ आने लगी। तो मेरे को लगा कि जब हम समाज सेवा करते हैं और इनमें कोई सॉल्यूशन तो निकलता नहीं है, आखिरी में हम जो सच की आवाज़ उठा रहे हैं उन पे केस लगा दिए जाते हैं। तो पॉलिटिक्स के सहारे हम शायद इसकी आवाज़ मजबूती से रख पाए, तो इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैंने शुरुआत की। तो आप जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके उम्मीदवार हैं पार्टी के, तो ये आपने फैसला कैसे किया कि आपको जेजेपी से टिकट लेके चुनाव लड़ना है? वैसे मैं टिकट लेके नहीं आया, ये भी आपको बताऊंगा। मैं दुष्यंत जी दिग्विजय जी के बहुत क्लोज हूँ पिछले 10 साल से, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और मैं उनके साथ उनके प्रोग्राम्स वगैरह में जाता रहता था, रैली में कहीं परफॉर्म भी करते रहते थे, तो देखते रहते थे, सीखते भी रहते थे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि एमपी की भी टिकट मिलेगी। तो कहते तो रहते थे कि भाई एमपी की तैयारी करना, बनाएंगे, आगे देंगे टिकट। तो ये मेरे लिए एकदम सरप्राइज़ रहा था और एकदम ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। मेरे को तो बताना चाहूँगा कि मीडिया के थ्रू पता लगा था कि आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, फ़ोन आया था जब। तो इसमें मैं पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्हें एक गरीब परिवार, एक नॉर्मल परिवार से जो लड़का था उसको इस योग्य समझा, काबिल समझा। तो जब से जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था वो टूटा, तब से आपकी पार्टी के बहुत सारे जो बड़े लीडर हैं, इंक्लूडिंग जो स्टेट प्रेसिडेंट निशान सिंह और कई विधायक भी, ये सब छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? मैं तो कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जब जहाज उड़ती है तो उसमें सवारियाँ भरती हैं और जैसे वो गिरने लगती है, एक बैलेंस बनाती है, तो उतरने लगती है। जो समय होता है कि पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, शायद उनको जिम्मेदारी समझ में नहीं आएगी, जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाए होंगे और पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है। तो मैं तो कहना जो इस टाइम खड़े मजबूती से, वो हमेशा खड़े रहेंगे और ये पता भी लग जाता है समय समय पे कि कौन अपना है कौन पराया है। आपने कहा कि एक गरीब परिवार के फैमिली से जो आते हैं उनको टिकट मिला। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, काफ़ी हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जी, वैसे मैं अब जहाँ बैठे हैं गाँव फाजिलपुर है और मैं इसी गाँव में जन्म लिया था और एक छोटे से परिवार से हैं। आज भी गाँव में ही रहता हूँ मैं, गाँव में ही घर है और मेरे फादर एग्रीकल्चर किसान ही थे और हमारे ईंट के भट्टे होते थे और अपना नॉर्मल गांव से ही हैं। कोई ये नहीं कि राजा रजवाड़े हैं या कोई बॉलीवुड से मेरा संबंध है। मेहनत करी है, संघर्ष किया है बचपन से, ताकि भाई हाँ मेरे को एक नाम करना है। तो सिंगिंग और एक्टिंग में मैं बड़ा अच्छा था, डांस में बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे इसमें घुसते गए, ऑडिशंस देते थे, दिल्ली जाते थे, बॉम्बे भी बहुत ऑडिशंस दिए मैंने, रोडीज़ में भी दिए हैं मैंने, इंडियन आइडल में भी दिए हैं। फिर जब धीरे धीरे इसमें लगे, पंजाब जाने लगे, पंजाब में बादशाह भाई से मिले, फिर मिलते 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 कड़ी जुड़ती गई। 2009 में शुरुआत की थी, 2013 के अंदर जाके गाना पहला आया था।
आपको लगता है कि एक बोला जाता है कि बॉलीवुड में एक एक्सेप्टेबिलिटी एक कॉमनर को मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो उससे फैमिलीज जो एक तरह से सेलिब्रिटी फैमिलीज होती हैं उनके लिए इजी होता है, ये आपको लगा? जैसे राजनीति में है, आज राजनीति में देखें, कोई एक आम परिवार का बंदा आगे जाए तो उसको दबाने का प्रयास करा जाता है। ऐसे ही बॉलीवुड में है, वो चाहते हैं कि भाई हमारी ही जनरेशन आगे आगे आए, नया कोई क्यों आए। अब नया का किस्मत अच्छी हो, टैलेंट है तो आता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो इस मेहनत का सफ़र होता है उसमें आप लोगों को रोकने, तोड़ने, झुकाने बहुत आएंगे। अगर आप उनसे लड़ गए तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप किससे लड़े थे, आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? मैं बताना चाहूँगा कि बॉम्बे के मेरे कम से कम भी 10,000 चक्कर होंगे, जो निराश के वो जब आप गए और वहाँ से इतने डिमोटिवेट करके भेजते थे वो, कि बस ये रहता था कि छोड़ दो, हम कर ही नहीं सकते, नॉर्मल परिवार वाले कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहे, घर आके घर वाले समझाते थे, मेरे यार दोस्त होते थे वो बहुत मोटिवेट करते थे। हम मेहनत करते रहे, डे बाय डे, ट्राई एंड ट्राई अगेन। एक पोएम सुनते थे हम बचपन में, तो करते रहे, एक दिन सफलता मिली। हरियाणा में हमने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों के जो एक तरह से अगर कैंडिडेट्स हैं, उनको किसानों का बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोटेस्ट उनकी तरफ से मिल रही है, तो आप उसको किस तरह से काउंटर कर रहे हैं? मैं तो कहना चाहूँगा कि जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हर चीज़ में उनकी खिलाफत हो रही है, कैंडिडेट की भी और पार्टी की भी, क्योंकि 10 साल से राज कर रहे हैं। और कहने को तो देश का आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, और जो हमारे यहाँ के सांसद साहब हैं उनको 20 साल हो गए हैं यहाँ पे, और उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो भी राजा रजवाड़ा रहा है, उनके घर से भी सारे नेता रहे। लेकिन 20 साल के अंदर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो किसी युवा के काम आ सके, किसी बड़े बुजुर्ग के काम आ जाए, कोई हमारी माता बहन ने की, या कोई हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी कोई सौगात दी हो इस 20 साल के अंदर, जिससे हमें ये लगे कि भाई हाँ इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। आज उन्हीं के जो गोद लिए हुए गांव हैं वो उनका बहिष्कार कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। आज 15-15 गाँव की पंचायत हो रही है, वो लोकसभा का चुनाव के बहिष्कार कर रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब की बार सबके अंदर विरोध भी है, क्रोध भी है, और बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हुई, काम नहीं हुए। अगर जमीनी स्तर पे देखें तो कहने को तो आज गुड़गांव दुबई जैसा दिखता है, लेकिन जब उस गुड़गांव के अंदर घूमते हैं तो पता लगता है दुबई जैसा तो बिल्डरों ने बनाया है, और जो सरकार ने बनाया है उसका हाल देख लें आप, तो नरक जैसी जिंदगी है। तो इसलिए सरकार से सब परेशान है, जो इनका काम करने का तरीका है उससे परेशान है, नेताओं से परेशान है, क्योंकि नेताओं के पास समय नहीं है, वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ रहे। उन्हें लगता है कि भाई हम राजा रजवाड़ा खानदान से हैं, जीत जाएंगे। लेकिन अब की बार जनता थोड़ी जागरूक हुई है, वो बदलाव मांग रही है। आप का मुकाबला यहाँ पे जो है राव इंद्रजीत से है, जो कि आपने खुद बताया कि पिछले 20 साल से एमपी हैं। राज बब्बर एक फिल्म अभिनेता हैं, और वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं यूपी के। तो आपको उस मुकाबले में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं सर मुकाबला काम करने के लिए कहूँगा कि मुकाबला तो काम करने का करा जाए। और बात करें राज बब्बर साहब की, बात करें तो जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता पहले ही जो यहाँ के व्यक्ति हैं वो 20 साल से गुमशुदा है। आप किसी भी गांव में जाके सर्वे करें, किसी सोसाइटी में, सोसाइटीज़ का हाल है कि RW ने लिख दिया है नगर निगम का नरक निगम, और उन्होंने भी इस चुनाव का बहिष्कार कराया। अब राज बब्बर साहब आए, मैं पूछना चाहता हूँ, जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि वो किसी भी 9 विधानसभा में से हैं, वो यहाँ पे जन्मे हैं, या उनकी कोई रिश्तेदारी है, या उनको यहाँ की समस्याएं पता है? आज वो एक पीली टोपी पहनते हैं रेजिमेंट की, कहते हैं कि मैं संसद में घुसूंगा तो इसको पहन के घुसूंगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो नहीं घुसे तो क्या वो पीली टोपी पहन के धरने पे बैठ के हमारे साथ प्रोटेस्ट करने के तैयार है? वो इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़ेंगे, गांव गांव घूमेंगे, वो धूप में बैठेंगे, तूफान में बैठेंगे? हमारा धरना तो परमानेंट चलता है। और मैं तो पूछना चाहूँगा, जो अगर मान लो 1% जीत गए, कोई ऐसी संभावना बन गई, तो क्या वो अपना परिवार छोड़ के या अपने परिवार को यहाँ पे ला के शिफ्ट करेंगे और फिर हमारी सेवा करेंगे? क्या वो गली गली घूमेंगे? क्या जो आज समस्याएं हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिनमें आग लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, 1 महीने तक पॉल्यूशन से अस्थमा जैसी, टीबी जैसी बीमारियां हो रही हैं। आज 2009 के बाद मेट्रो आगे नहीं बढ़ी है। नूह, मेवात, पिनंगवा, पुन्हाना जाएं तो ऐसा लगता है कि ये तो आज भी गुलाम है। तो क्या वो सब कुछ छोड़ के यहाँ रहेंगे? तो लॉजिक की बात करते हैं, यहाँ की लोकसभा को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके बीच का हो, जो यहाँ रह के काम कर सके, जो एक ऊर्जावान हो, जिसकी एज भी कम हो। आपने अहिरवाल रेजिमेंट की तो बात की कि आप उस संघर्ष में भी साथ रहे, तो एक और समस्या जो लोग फौज में भर्ती होते हैं उनके लिए अग्निपथ स्कीम है, जो अग्निवीर लिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? अग्निवीर में भी जुड़ा था सर,
मेरे दिमाग से उतर गया, आपने याद दिला दिया। अब होता क्या है कि कोई चीज़ सरकार अनाउंस कर देती है कि भाई ये हमने योजना बना दी, अब वो हमारे हित में बनानी चाहिए। अगर हमारे हित में नहीं तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। अग्निवीर में भी हमने कोशिश करी, उसमें भी मुकदमे लगाने शुरू कर दिए। तो सरकार का क्या है, तानाशाही है, अपनी मनमर्जी से जो आओ उसको अनाउंस कर दो, उसको लागू कर दो। और उसको आज अग्निवीर से सारे युवाओं का हौसला टूट चुका है। आप रेवाड़ी साइड जाएंगे तो हर गांव से अपने जवान होते थे। जो सबसे ज़्यादा शहादत दी है रेवाड़ी में दी है, हमारे जवानों ने दी। आज उन्हीं बच्चों का मनोबल टूटा पड़ा है, कोई फौज के लिए तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि उनका उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं। तो मैं तो अग्निवीर के खिलाफ हूँ। अगर मेरे को ताकत मिली, अगर मेरी पेन के अंदर इतनी शाई हुई जो मैं इसके बारे में पूरा लिख सकूँ, तो इसको मैं हटाने का काम करूँगा। पर आपकी पार्टी तो उस वक्त बीजेपी के साथ थी और साथ ही रही जब ये अग्निवीर स्कीम लागू की गई। हमारी पार्टी में दिग्विजय जी ने इस पर खुल के भी बोला था, किसान आंदोलन में भी खुल के बोला था। इंटरव्यू आपके मैं दिखा भी दूंगा आपको। और उस समय मैं भी पार्टी में ही था, आपको बताना चाहूँगा। लेकिन मैं किसान आंदोलन में भी खड़ा मिला, अग्निवीर में भी खड़ा मिला, रेजिमेंट में भी खड़ा मिला, क्योंकि जो मेरे सोच विचार हैं उनको कोई नहीं बदल सकता। और मैं उनकी आवाज़ अपनी पार्टी में भी मजबूती से रखने का काम कर सकता हूँ और उन पर काम करवाने की भी हिम्मत रखता हूँ। मैं एक थोड़ा सा आपका एक अगेन एक पर्सनल जो एक मैटर था जो काफ़ी ब्लोन अप हुआ था, जो एल्विश यादव के साथ वो जो स्नेक वेनम वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो क्या कुछ हो रहा है उसमें काफ़ी आपके बाप का नाम भी आया था। मेरा मैं पहले भी काफ़ी बार क्लियर हूँ, मैंने तो मीडिया का मेरा बड़ा साथ रहा कि मीडिया के सामने मैं रख पाया, तो मेरा उसमें ज़्यादा पीछा लगे नहीं थे। हुआ क्या था, हमने गाना शूट किया था 32 बोर। वो गाना हमने यहीं पीछे शूट किया था विद परमिशंस। और जो उसके अंदर प्रॉप्स के तौर पे हमने एक्जॉटिक स्नेक्स लिए थे और वो हमने शूट किए थे। और वो वीडियो भी है, हमने वो लॉन्च भी करी हुई है, कोई ये नहीं कि छुपाया है, ऑफिशियली यूट्यूब पे है। अब उसी के कुछ 7-8 महीने बाद एल्विश का कुछ आ जाता है कि रेव पार्टी नोएडा में, उसमें इनका नाम का कुछ कनेक्शन आता है। उसमें जो फोटो वीडियोस यूज करी गई हैं वो मेरे गाने की है। अच्छा। तो कनेक्ट करने की कोशिश करी थी कि भाई ये ऐसे है, वो मिस कम्युनिकेशन रहा। लेकिन आज तक नोएडा पुलिस का किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं है कि भाई इसमें आपका कनेक्शन। उन्होंने वेरीफाई करने के लिए गुड़गांव पुलिस को भेजा, गुड़गांव पुलिस ने पूरा वेरीफाई किया। उस पर जो एक केस बना वो बना मेरे ऊपर क्रूअल्टी का, और वो मेरे गाने में नहीं, वो एल्विश के व्लॉग में ही है। वो उसको थोड़ा सा सांपों को पकड़ा हुआ है, गले में डाला हुआ है, वो एक वाइल्ड लाइफ का क्रूअल्टी का है भाई, इन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके लिए भी हमने हवाला दिया हुआ है कि अभी कोर्ट में है, कोर्ट पे विश्वास है। जहाँ से स्नेक्स आए थे, जो लेके आया था, जो कंपनी लाई थी, वो कह रहे कि हमारे पास जीवित है, सही है, सलामत है, सुरक्षित है, हमारे पास पेपर्स है, तो पूरा क्लियर है, उसमें मेरा ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं। पर एक जो आपकी इमेज है, जो जनरली जब आपके बारे में लिखा जाता है, जब मैं खुद आपके बारे में पढ़ रही थी, तो एक आता है कि आपकी एक बड़ी फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी है, लैम्बोर्गिनी कार, एक्सपेंसिव वॉचेस, गोल्ड चेन, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक डेलिबरेट है? मैं कहना चाहूँगा कि आज जो भी मेरा लाइफस्टाइल है, आप तो मीडिया से संघर्ष करोगे, थोड़ा सा वो तो होमवर्क करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि सब कुछ मेहनत करके लिया है। इंडस्ट्री में आने से पहले कुछ नहीं था, या घर में खानदान का दिया हुआ कुछ नहीं है कि भाई बहुत बड़ी विरासत थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी का आ जाएगा कितना, कि जितना भी किया है मेहनत करी है, संघर्ष किया। गाड़ी ली वो शौक पे ली, तो उसके लिए मेहनत करी। गोल्ड लिया, चेन ली, पहरी, वो भी सब शौक के लिए। अच्छे कपड़े पहरे तो वो इंडस्ट्री में है तो पहनने पड़ते हैं। तो मैं तो कहूँगा उसके लिए मैंने मेहनत करी है, और मेहनत करके कोई चीज़ लेने में कोई बुराई नहीं है। एक और चीज़ जो देखा गया है कि जो राजनीति की जब हम बात करते हैं, खासकर जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एक्टर हों या सिंगर्स हों, वो एक तरह से जब जीत जाते हैं उसके बाद वो उस तरह से सक्रिय नहीं रहते। मैं एग्जांपल भी दूंगी, सनी देओल के काफ़ी पोस्टर्स लगे थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या आप और भी एग्जांपल ऐसे देखेंगे जिसमें लोगों को ये लगता है कि जीत तो गए ये लोग, पर अभी हमारे लिए ना दिखाई दे रहे ना काम कर रहे हैं। आप उसको कैसे? वो पार्टी गलत लोगों को चूज करके, पार्टी की है कि पार्टी फेस यूज करके वोट लेती है। अगर सनी देओल जी का कोई सामाजिक तौर पे कोई काम रहा हो, अगर उनका, क्योंकि कैंडिडेट के मन में इच्छा होनी चाहिए, उनकी नीयत होनी चाहिए, उनकी इंटेंशन होनी चाहिए काम करने के लिए, तो टिकट लेके काम करें। अगर उन्होंने पहले कोई ऐसा समाज सेवा का काम करा होता तो शायद वो आगे भी करते। अगर आप मेरा इतिहास देखेंगे, पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, और जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं ये सारे यूट्यूब पे मिलेंगी। चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो ही रेजिमेंट है, चाहे पुलवामा का है, चाहे वो बच्चियों के लिए हुआ था जब वो है। उसके अलावा अगर आप मेरी देखेंगे, जो मैं ज़्यादा दिखाते नहीं, जो हम NGOs में काम करते हैं, हमने अपने खुद के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। शनिवार को और मंगलवार को हम डेली खाना बंटवाते हैं। जो सर्दी के अंदर बच्चे रोड पे रहते हैं उनके लिए हम काम करते हैं। तो एक मन में इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए आपको, अगर आपके अंदर में है कि भाई मेरे को मेहनत करनी है, इस चीज़ पे समाधान निकालना है, तो आप कर सकते हैं।
अगर आपको कोई पार्टी एकदम लाके पैराशूट की तरह लॉन्च करती है तो आपके शायद वही आप ग्लैमरस वाली लाइफ में रहेंगे। काफी लोग काफी लोग कहते हैं कि भाई सेलिब्रिटी हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को इसको कैसे बैलेंस करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं कि जो 30 के 30 दिन अपनी इंडस्ट्री में बिजी हैं। वो दिखावा करते हैं कि भाई हम बिजी नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, सुबह 12 बजे उठना, आराम से रात को सोना, काम तो वही वो 10-12 दिन ही करते हैं। उनका काम अगर शूट की बात करें तो 24 घंटे चल गया, 48 घंटे चल गया। अगर जिस इंडस्ट्री से मैं सिंगर भी, अगर उनका शो है तो शाम को है, दिन में है तो कोई चीफ गेस्ट है। अगर वो समय निकाल के काम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर आप जीते तो आप सक्रिय रहेंगे? मैं पहले भी सक्रिय था और आज भी रहूंगा। आज मुकदमे चल रहे मेरे ऊपर तो समाज के लिए। आपने सिद्धू मूसेवाला की एक बात की, तो मैं बस एक चीज़ जानना चाहूँगी, खासकर जो उनके लिरिक्स थे, जो उनका म्यूजिक है, उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था एक तरह से। आप उसको किस तरह देखते हैं? मैं वैसे बताना चाहूँगा कि मैं सिद्धू भाई से एक बार ही मिला था, और मैं पंजाबी, मेरे को लैंग्वेज बहुत कम समझ में आती है, उनके तो बिल्कुल ठेठ होते थे। अच्छा। मैं जब शुरू में इंडस्ट्री में भी घुसा था तो मेरे को सबने कहा था भैया पंजाबी लैंग्वेज में गाने गाओ, वो ज़्यादा चलते हैं। और देखो, एक तो मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणवी आती है, मैं पंजाबी के बोलूँगा या कोशिश करूँगा तो एक वो अलग ही खराब दिखाई देगा। तो लेकिन हाँ, उनके मैंने सुने हैं कि उनके लिरिक्स काफ़ी अलग होते थे, खालिस्तान से लेके होते थे, और भी चीज़ें उसमें गैंगस्टर्स के होते थे। तो उस बारे में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उनके साथ हुआ, वो मेरे को बुरा इसलिए लगा, वो मेरे को अपनापन उसमें इसलिए देखा कि वो भी गरीब परिवार से उठ के मेहनत करके आगे गए थे जी, और उनके ऊपर कुछ इस तरीके की चीज़ हुई, वो गलत है। तो उस टाइम भी मेरी कोशिश ये थी कि भाई पंजाब से, हरियाणा से सारे इंडस्ट्री के लोग जुड़े, और मैंने अनाउंस किया था कि भाई जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। मैंने 1.5 साल काम नहीं किया था जी। तो उसमें हरियाणा के जो इंडस्ट्री के लोग थे वो सबसे ज़्यादा आए थे। तो मैं तो उस मुद्दे के ऊपर जब जुड़ा था उनके साथ, जब उनके साथ लगा कि भाई गलत हुआ है, फैमिली के साथ गलत हुआ है। अगर हम आपके चुनावी मुद्दों की बात करें तो कुछ तो आपने बताए हैं कि गुड़गांव को जो डेवलप किया है बिल्डर्स ने किया, मगर जो सरकार को करना था वहाँ कुछ नहीं किया। बट आपकी जो गुड़गांव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मेवात रीजन भी आता है और अहिरवाल रीजन भी आता है। तो ओवरऑल क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जो लोग उठा रहे हैं या जिन पे आप बात कर रहे हैं? सर, लोग तो इतने भोले हैं कि सरकार से उम्मीदें छोड़ चुके हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं घुसा था तो मेरे को भी ये लगता था कि भाई गुड़गांव दुबई जैसा दिखता है और गवर्नमेंट ने बनाया है। जब थोड़ा सा डीप गए, जब पता लगा इसमें गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, जितना भी दुबई जैसा दिख रहा है बिल्डर्स का है। अब बात करते हैं सर, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और आज भी एक आम आदमी के पास वो मूलभूत सुविधा नहीं है जो सरकार का हक बनता है देने का। जैसे कि बात करें शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल तो सरकार को देनी चाहिए कि भाई एक गरीब परिवार के व्यक्ति भी कम धनराशि के अंदर अच्छा इलाज करा पाए, अच्छे बच्चों को पढ़ा पाए। ये सबसे हमारा हक है, सबसे बड़ा हक ये है। आज आप किसी भी गांव में चले जाएं, कोई एक ऐसा सरकारी स्कूल दिखा दे मेरे को कि जो अच्छे बने हो, जिनके अंदर दिखता हो कि भाई हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा उसमें बेंच है, अच्छी बिल्डिंग है। 75 साल पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं, फिर हम कहाँ से आज़ाद हुए? 75 साल पहले भी अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, आज भी नहीं है। 75 साल पहले भी सर यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, आज भी नहीं। 75 साल पहले भी रोजगार नहीं था युवा पे, आज भी नहीं। तो मैं तो इन 4 मुद्दों पे सबसे पहले काम करूंगा, क्योंकि रोड, मेट्रो जब ये फायदा है, जब एक आम व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा, जब इनमें घूम पाएगा, रोड पे चल पाएगा। पैदल कहाँ तक घूमेगा? उसके लिए गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए भविष्य अच्छा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं जिनके लिए ग्रांट आती है, जमीन सरकार ने दी हुई है, लेकिन आज तक किसी ने बनाने की हिम्मत नहीं करी, कोशिश नहीं करी। आज तक हॉस्पिटल्स नहीं बनाए। गुड़गांव का हॉस्पिटल है, 5 साल हो गए तोड़े हुए, पार्किंग बना के छोड़ रखे। 8 एकड़ में अनाउंस हुआ था, 2016 के अंदर उसका उद्घाटन भी हो, लेकिन आज तक उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ। जो सेक्टर 10 में है, एक हॉस्पिटल है पूरे गुड़गांव में, उसके आप हालात देखेंगे तो उसमें सिर दर्द की, पेट दर्द की आप दवाई ले सकते हैं, नॉर्मल स्किन की। अगर कोई बड़ी बीमारी हो, कैंसर, टीबी, अस्थमा, कोई दवाई नहीं है। कोई बड़ा सर्जरी करनी पड़ जाए, कोई नहीं, आपको या तो फिर प्राइवेट में भागो। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास तो एक इंटरव्यू भी है, हमारे जो अभी मौके पे सांसद साहब हैं, वो आने वाले समय भी ये कह रहे हैं कि भाई हर मोड़ चौराहे पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें जाके इलाज कराओ। तो मेरे को तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, इनको परमिशन मिलती है सरकार से, जगह भी लेते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, इनका हिस्सा है, इनके रिश्तेदारों का हिस्सा है, इनके यार दोस्तों का हिस्सा है। इसलिए ये हमारे जो ग्रांट आती है स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ की, वापस भेज देते हैं। ये नहीं बनाते कि भाई गवर्नमेंट में जाके पढ़ेंगे तो हमारे कौन आएगा, डोनेशन कौन देगा। आजकल नेताओं ने तो ऐसा बनाया हुआ है कि कुछ स्कूलों में फ़ोन करके एडमिशन होते हैं, और किसी परिवार को अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो, मोटी फीस देने को तैयार है, बस ये एडमिशन हो जाए तो फ़ोन करा तो उनके ऊपर ऐसा रहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों का एडमिशन कराया।
मैं तो कहना चाहता हूं कि गुड़गांव की यूनिवर्सिटी 50 एकड़ के अंदर है, 550 एकड़ में अनाउंस हुई थी सेक्टर 67 के अंदर। जो गवर्नमेंट कॉलेज है लड़कियों का, जिन बेटियों को मत घर में फूलों की तरह रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, वो अब दरी पे बैठ के पढ़ रही हैं। मानेसर के अंदर जो गर्ल्स कॉलेज है, स्कूल के अंदर क्लासेस लग रही हैं। आज जो सरकारी स्कूल है, मैं बसीर के मेरे गांव का आप देखेंगे तो हमने एक ग्रुप बनाया था एक दिन गांव के नाम। हमारे गांव के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। अब जितने अभी पेड़ लगे हुए दिख रहे होंगे रास्ते में, जितने भी आपको दिखे होंगे, सारे हमारे गांव के यूथ ने इकट्ठा होकर लगाए। तो हमने सरकारी स्कूल के लिए आवाज उठाई, अपने लोकल पार्षद के ऊपर दबाव बनाए, अच्छा स्कूल बना के दो। आज वो डबल मंजिल का है और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी बहुत मेहनत रही है। आज हमारे गाँव के अंदर चौपाड़ और लाइब्रेरी थी, चौपाड़ बनवाने का काम हमने किया। 2 से 3 मंजिल की 2-2 चौपाड़ है। तो यहाँ पे किसी ने कोशिश नहीं करी, हमारे नेताओं के पास समय नहीं, और वो जानबूझ के बढ़ाते नहीं ताकि प्राइवेट आगे बढ़ते रहे, सरकारी दबते रहे। आज किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई गरीब परिवार चला जाए तो आप लोगों को लगता है क्या उनको वहां पे कोई अच्छी सुविधा मिल पाएगी? और प्राइवेट में जाते हैं तो सारी तो जवाब पूंजी लग जाती है, कर्जा तक लेना पड़ता है, ऐसा हाल है। तो फिर कहां से देश आजाद हो गया, कहां से इन्होंने काम कर दिया? तो मेरे ये 4-5 मुद्दे तो हैं जिन पे हम काम करेंगे। रोजगार की बात है, आज सरकार मेरे को कोई गिनवा दे कि भाई कौन सा बड़ा रोजगार दे दिया। दुष्यंत जी की बात करें, 75% प्राइवेट सेक्टर में दिया था, उस पर स्टे ले ली। और मैं तो जिस इंडस्ट्री से आता हूं, मैं तो कोशिश करूंगा कि आज युवा हैं, टैलेंटेड भी बहुत है, सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर सब बनना चाहते हैं। फिल्म सिटी के लिए हम जोर लगा रहे हैं, प्रॉपर आ जाए, अब तक आई नहीं है। हरियाणा में एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बनवाएंगे जिसके अंदर सब जाएंगे, अपना टैलेंट यहीं दिखाएंगे। मेरी तरफ बॉम्बे चंडीगढ़ धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं रह के अपना टैलेंट दिखाएंगे, कामयाब भी होंगे, नाम अपने गाँव का, परिवार का, हरियाणा का नाम करेंगे। पर जब उन्होंने ये रिजर्वेशन की बात की थी तो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि लोगों ने कहा था कि फिर मेरिट कहाँ गया? अगर हम हर जगह ऐसे रिजर्वेशन करने लगेंगे तो लोगों का ये था कि फिर मेरिट की कहाँ इसमें कोई वैल्यू? बॉम्बे में है, गोवा में है, हर जगह है, पहले हो चुकी है ये चीज़ें। और भाई जो अपने लोकल युवा हैं, लोकल लीडर का काम है कि लोकल लीडरों के, लोकल बच्चों के लिए जिनको वादे करें उनको तो दिलाए। अब जो बाहर यहाँ के करे वो कहीं और भी जाके कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ का युवा है वो कहाँ जाएगा? उनको तो सबसे पहला हक उनका होना चाहिए ना। उनकी ज़मीन इकवार करके आप इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हो, उनके घर तोड़ के आप रोड बना रहे हो, उनके घर तोड़ के आप अपना सुविधाएं ले रहे हो, तो सबसे पहला हक यहाँ के युवा का होना चाहिए। आपका मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टा पे, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ताले लगवा दूंगा। अब गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ उनमें से ऐसे हैं जो इंटरनेशनली मतलब उनका रिनाउंड है, और विदेशों से भी लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो हाउ डू यू जस्टिफाई आप जो ये कह रहे हैं कि आज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके बजट आते हैं, क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट से ज़्यादा बजट रखते हैं? उनसे ज़्यादा ज़मीन ये ले सकते हैं, उनसे ज़्यादा इनके पास पावर है, उनसे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। आज एम्स अनाउंस हुआ था रेवाड़ी के अंदर, खाली पत्थर रह गया, आज तक उसमें कीट नहीं लगी है। और हमेशा ये जैसे चुनाव आ गया तो गुब्बारा फिर फुला दिया, राव आएगा एम्स लाएगा। मैं कह रहा हूँ राव साहब तो खाली पत्थर लाते, एम्स लाएगा तो उनका बेटा भी और फाजिलपुरिया लाएगा। सर लाने की नीयत होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जब सरकार पैसे देने को तैयार है, ग्रांट भी आ रही है और नहीं भी आ रही है, तो सांसद का काम होता है उसके लिए लड़ाई लड़े। आज हर विधानसभा के अंदर कम से कम 10 ऐसे हॉस्पिटल हों बड़े, जिनमें सरकार की तरफ देखना पड़े, हर बड़ी बीमारी का, हर बड़ी सर्जरी का इलाज हो सके। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब मेडिसिटी बना सकता है, आर्टेमिस बना सकते हैं, तो सरकार नहीं बना सकती? तो इसका मतलब फिर सरकार कमजोर है। इन प्राइवेट वाले ठीक है, प्राइवेट ही चला लेंगे फिर तो अब सब कुछ। आप अभी देखा होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह, मतलब जो रेसलिंग का पूरा जो इशू हुआ था, अभी उनके ऊपर केस चलने की बात हुई है। बीजेपी ने उनके सन को टिकट दिया, उनको नहीं दिया। उस पूरे एपिसोड को आप किस तरह देखते हैं? जो रेसलर्स ने, एक तरह से विमेन रेसलर्स ने इशू रेज किया था सेक्सुअल हरासमेंट का। मेरे को ये पता नहीं टिकट दिया नहीं, लेकिन उस समय पे भी हम खड़े थे। हाँ, हम उस समय पे भी हमने उस पर आवाज़ उठाई थी कि अगर जो युवा है, जो अपने खिलाड़ी हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। आप ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं करते। अगर ताली बजी है तो आवाज़ आई है, बिना ताली बजे कह नहीं सकते कि आवाज़ आई। कुछ ना कुछ तो हुआ है जब उन्होंने किया, तो उसके ऊपर एक अच्छे से एक जांच तो करी जानी चाहिए थी। उसके लिए बच्चों को पीटा गया, उन युवाओं को, अपने खिलाड़ी भाइयों को, जिन्होंने देश के लिए मान सम्मान के काम करा। जब वो जीत के आए थे, जब अपनी फ़ोटो खिंचानी थी, जब तो सारे मंत्रियों ने जाके मेडल पहनाए, उनकी फ़ोटो खिंचाई। आज जब वो अपने हक की आवाज़ उठा रहे, जब आप लोगों की ज़रूरत है, जब आप दिखाई नहीं दे रहे, जब मोदी जी को टीआरपी चाहिए थी, जब उनको बुला के चाय भी पी रहे, ब्रेकफास्ट डिनर करा रहे हैं, जब आज उनको ज़रूरत है तो वो उनकी तरफ बोल भी नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि सबको बराबर लेके चले। आज बात करें हमारे हरियाणा के अंदर, मैं भी जैसे घूम रहा था तो देखता हूँ कि बच्चे
खिलाड़ी इतने हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर फंस जाते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता। जो कोचेज हैं जो उनको कहीं ना कहीं एक दबाव बना के कुछ जाति विशेष पे काम करते हैं, तो वो बेचारे मेहनत करते करते इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि कोई नशे में चला गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, ये हाल है। तो बराबर कोई काम नहीं करता, सब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का घिरा हुआ है। जब फायदा उठाना होता है तो सबसे पहले मिलेंगे आपको स्टेज पे खड़े हुए फोटो कराने के लिए, जब जरूरत होती है उनको तो फिर वो गायब हो जाते आपने मोदी जी का नाम लिया, तो बीजेपी तो अपना चुनाव ही उन्हीं के चेहरे पे लड़ रही है, तो आप मोदी जी को कैसे, हाउ डू यू व्यू हिम? हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मोदी जी जो कर रहे हैं, मैं अपने ही लोकसभा की बात कर सकता हूँ कि मोदी जी को अगर पता हो कि यहाँ पे स्कूल नहीं है तो मैं मान लूँ मोदी जी अच्छा काम करेंगे, मोदी जी का कैंडिडेट है। मोदी जी को पता हो कि अस्पताल टूटे पड़े हैं तो करो। मोदी जी को पता हो कि रेजिमेंट का मुद्दा चल रहा है तो मैं उनके साथ हूं। जब हमारा व्यक्ति, हमारा कैंडिडेट उनके सामने आवाज नहीं रख सकता, और जब मोदी जी लोकसभा में आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रेजिमेंट की कमेटी है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो बाहर ना निकले, पहुंचे ना। जब मोदी जी आते हैं, जो टूटे रोड होते हैं वो बना दिए जाते हैं रातों रात। जब मोदी जी आते हैं, जिसको क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी कहते हैं, रातों रात वो क्लीन हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, अगले दिन वो फिर वैसी हो जाती है। तो मोदी जी अगर यहाँ के होते, मोदी जी यहाँ के रहने वाले होते, मोदी जी यहाँ आते, मोदी जी यहाँ के व्यक्तियों से मिलते, तो मैं कहता कि भाई हाँ सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, इनकी पार्टी को टिकट दो। जब मोदी जी को यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, काम ही नहीं हो पा रहे हैं, पिछले 10 साल से वो राज कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पे काम नहीं हुआ, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। आज 1313 महीने से किसान बैठे हैं 1128 एकड़ को लेके, उनकी जमीन कब्जा ली गई, कम मुआवजे में ले ली गई, और अब उनका मुआवजा भी रख लिया जिसमें ब्याज नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे भाई हमारा ब्याज के हिसाब से दे दो। मोदी जी को अडानी अंबानी दिख जाते हैं, उनके तो लोन माफ हो रहे हैं। जो किसान बैठे हैं बेचारे गर्मी के अंदर, एक बार आप जरूर होके आए, मानेसर बैठे हैं, 10-15 गांव की शिकायत है और उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। वो कह रहे भाई सिर्फ ब्याज के साथ दे दो, जो आप लोगों ने हमारा ट्रेजरी में पैसा फंसा के रखे वो दे दो, तो उसकी आवाज नहीं उठाई जा रही। तो फिर मैं क्या फिर तो आपको क्या लगता है क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? ऑल्टरनेट हो सकता है, मैं बताऊंगा मेरे ऑल्टरनेट, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की जरूरत है। हमारे मोदी जी के ही 10 साल के अंदर राव इंद्रजीत जी रहे हैं, राजा साहब जिनको कहते हैं, लेकिन वो राजशाही परिवार से हैं। मैं कहूँगा कि वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या समस्या है। वो मोदी जी से भी ज़्यादा बिजी हैं, उनसे भी ज़्यादा उनका बड़ा प्रोटोकॉल है, उनसे आप मिल नहीं सकते। यहाँ के किसी भी आप लोकल में जाके पता करेंगे, किसी के पास एड्रेस नहीं, किसी के पास पर्सनल नंबर नहीं है, किसी के सुख दुख में नहीं आया आज तक। पिछले 20 साल की मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, कहीं पे भी जाके पूछें, उनको नहीं पता कि कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे नहीं। उनके भी पेट में दर्द होता है तो विदेश में इलाज हो जाता है, उनको प्रजा की नहीं पड़ी कि वो कहाँ इलाज करें। उनके बच्चों को पढ़ना है तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ के समाज के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। मैं इन समस्या पे इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं आज भी गाँव में रहता हूँ, आज मेरे को हालात पता क्या है। मेरे को पता है कि 2-4 घंटे की बारिश होती है, गाँव में गोडे गोडे पानी होता है, और कुछ गाँव को तो ऐसा हाल है कि परमानेंट पानी भरा पड़ा है। सिकोपुर, नरसिंहपुर, खेड़की दौला, कन्हई, वजीराबाद, इनमें आप अब भी जाके देखेंगे तो इतना पानी है, आप मेन रास्ते से निकल नहीं सकते। कूड़ों के जो ढेर लगा रखे हैं हर गांव चौराहे के ऊपर, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिनको ये कहते हैं ना गौ माता है, गौ हमारी माता है, प्रभु श्री राम है, मैं कहूँगा सबके राम है और हमारी भी माता है, लेकिन उनके लिए आस्था भी होनी चाहिए। काटरपुरी गांव के अंदर कामधेनु गौशाला है, 3000 गांव की गायों की गौशाला है, और उसके बिल्कुल गेट के सामने जहां पे श्री राम का भव्य मंदिर है, श्री कृष्ण जी का, बिल्कुल गेट के सामने 2 एकड़ के अंदर डंपयार्ड बनाया हुआ है। हम दर्शन करने गए तो मैंने देख लिया, तो हमने उनको हटवाने की कोशिश करी, मेरे सोशल मीडिया पे वीडियो भी, हमने वो एमसीजी वालों को भगाया भी वहां से। उसके ऊपर उन्होंने प्रयास करा कि हमें दबाने की कोशिश करी जाए, मुकदमा फोन आने लगे पुलिस से, भाई ऐसे नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? अगर सरकार ने तुम्हें भाई बजट दिया है, 500 करोड़ का बजट देती है साफ सफाई का, तो भाई कहीं अच्छे से इसको अंडर कवर बनाओ, जिस तरीके से रिसाइकल करने वैसे करो। खुले में गिरी हुई है, 5 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। आसपास के गांव कॉलोनी का क्या हाल होगा आप लोग अंदाजा लगाएं। अब आके जाके पूछेंगे, आग लगा के छोड़ देते, 1 महीने तक धुआं निकलता रहता है, उससे अब कितनी बड़ी बीमारी है, स्लो पॉइजन का काम करती है। तो यहाँ पे कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जो यहाँ पे कम से कम घूमे तो सही। अब कहते हैं कि भाई सांसद साहब का काम थोड़ी है, कूड़े देखने जाएंगे, स्कूल देखने जाएंगे। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिस 20 साल से अगर उनको जिताते आ रहे, जिस विश्वास से जिता रहे, तो उनका कर्तव्य बनता है कि एक विधानसभा में 1 दिन तो दे, महीने का 1 दिन देंगे, अपने विधायक पार्षद को बुलाए, शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, टाइट करो और बड़े काम गिनवा दो मेरे को कौन से कर दिए। 2009 के बाद मेट्रो आगे बढ़ी हो तो बताओ, मानेसर तक जानी थी, इधर कह रहे थे गुड़गांव घुमाएंगे। कोई एक अंडरपास गुड़गांव में हो, एक फ्लाईओवर अंडर बनवाया हो। पूरे इसमें मेरे को कहना चाहूंगा कि 4 साल इन्होंने 20 साल रहे हैं, 4 ऐसी सौगात दिखा दे कौन सी दी हो हमें, बना के कंप्लीट करके दे दियो भैया तुम्हें मैं स्वरूप करता हूँ।
तो काम कहीं नहीं किया। यहाँ पे कैंडिडेट हमारा कमज़ोर रहा है, समाज की बात कभी नहीं उठा पाए। आज जाके धरने पे भी बैठ रहे हैं रेजिमेंट पे। जिस टाइम हम लड़ रहे थे, जिस टाइम थानों में पड़े थे, हमारे बड़े बुजुर्गों को पीटा गया था, हमारे कुछ युवा साथी थे रेवाड़ी के, बिलासपुर थाने के अंदर उनको नंगा करके पीटा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके साथ बदसलूकी हुई। नेता का एक कर्तव्य बनता है भाई, समाज की बात है, उनके लिए थानों में फोन करे, सख्ताई करी जाए। अगले दिन जब हमने भी बता दिया कि भाई ये हुआ है, तो सुनने वाला कोई नहीं था, हौसले बढ़ाने वाला कोई नहीं था। नहीं तो उनका कर्तव्य बढ़ता था, कहते भाई जमीनी तौर पे तुम मेहनत कर रहे हो, ऊपर आवाज जाके मैं उठाऊंगा। कोई 20 साल के अंदर 1 मिनट की स्पीच सुना दे उनके कि हमारे हक में बोलिए। तो अगर यहाँ गूंगे बहरे अगर हमें नेता ढूंढने हैं तो फिर हम अपना भविष्य खराब नहीं करेंगे। आज जैसे कह रहे हैं नगर निगम का नरक निगम बन गया, हम अपने आप को नरक में जीना पसंद नहीं करते। आखिर में मुझे लगता है अगर आपका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था कपूर एंड सन्स वाला, वो या जो भी आपको पसंद है, तो उससे अगर हम इसको इंटरव्यू को एंड करें तो ज़रा अच्छा रहेगा। मैं सुना देता हूँ भाई, गाने मेरे को सुनाते हो थोड़ा सा सोचना। नहीं, वो तो आपका प्रोफेशन है। उसमें भी कह रहे हैं कि भाई ये तो एंटरटेनमेंट से है, ये कैसे करें? हम तो वो उस इंडस्ट्री से आते हैं कि बीमार को भी खुश कर देते हैं, जो पैरालाइज होते हैं उनको भी अपने गानों पे सुना सुना के नचा सकते हैं। तो हम तो उनमें भी जोश डाल सकते हैं जिनके अंदर जोश नहीं है। तो मैं सुनाऊंगा, चुल आप लोगों को पसंद होगा। रे नाचते दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, नाग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए, नखरे विलाती ईगो में रहती, नखरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। थैंक यू जी, थैंक यू। विद माहिरा खान, वर्षा एंड सुशील मानव के साथ मैं हूँ नीलम पांडे। हमारा इस इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।